एल्बर्ट आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन, ये दो दुनिया के सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट में ज्यादा बड़ा जीनियस कौन था? Can we say Einstein was a lot smarter than Newton? No, actually, if you want to put them head to head, I think I'd put Newton ahead. Einstein comes next after Newton. My favorite physicist is Isaac Newton. If Newton were around in Einstein's time, Newton would have done it all. If Einstein were around in Newton's time, not so much. ये है आज की जनरेशन के कुछ सबसे पॉपुलर साइंटिफिक माइंड्स, और सभी ने आइजैक न्यूटन को एक अनरावेल्ड जीनियस घोषित किया, यानी कि एक ऐसा जीनियस जैसे आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने खुद भी अपने ऑटोबायोग्राफी नोट्स में यह लिखा था कि न्यूटन एक क्रिएटिव जीनियस थे ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बट ऐसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिनकी थियरीज को 200 सालों तक पत्थर की लकीर माना गया, और इवन आज भी हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में न्यूटन के ही लॉज ऑफ मोशन तो सिखाए जाते हैं। आइंस्टाइन का जिक्र तो डिग्री कॉलेजेस में कहीं जाकर आता है, बट आयरॉनिकली न्यूटन को चुनौती देने वाले पहले शख्स और कोई नहीं बल्कि उनके सबसे डीपेस्ट एडमायरर एल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे। वेल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं इस बॉल को हाथ से ड्रॉप करूं तो क्या होगा? वेल, न्यूटन के हिसाब से बॉल नीचे जाकर जमीन में गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, जो कि एक फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अट्रैक्ट करती है, जैसे बॉल को और पृथ्वी को इस केस में। बट आइंस्टाइन के हिसाब से यह गलत है। ग्रेविटी तो फोर्स ही नहीं है। इनफैक्ट ग्रेविटी तो बस एक इल्यूजन है, एक छलावा, और बॉल भी नीचे गिर ही नहीं रहा बल्कि बॉल तो अपनी ही जगह पर खड़ा है। तो फिर क्या जमीन ऊपर आ रही है? और चलो एक बात, ये मैं आपसे पूछता हूं, एक टेबल पर अगर मैं एक बॉल को रख दूं तो बताओ क्या ये बॉल इनर्शिया में है या इस पर कोई फोर्स है? फिजिक्स में इनर्शिया का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो अपने स्टेट को रिटेन करे। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे, स्टेबल है तो स्टेबल रहे, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। सो इस टेबल में रखे बॉल के एग्जांपल में वेल, न्यूटन बोलेंगे ये इनर्शिया में है क्योंकि स्टेबल है, बट आइंस्टाइन बोलेंगे इस पर फोर्स है, एक्सेलरेशन का। इनफैक्ट जब आप बॉल को हाथ से छोड़ देते हो तब बॉल इनर्शिया में आ जाता है। वेल, ऐसे कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मिलेंगे न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों की थियरीज को आमने सामने कंपेयर करोगे तो। बट अंत में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी थियरी के जरिए न्यूटन की थियरीज को इनकम्प्लीट प्रूफ करके बताया, और आज दुनिया यही मानती है। सो अगर आइंस्टाइन ने न्यूटन जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ग्रेविटी, उसी को गलत प्रूफ कर दिया, तो आइंस्टाइन फिर भी न्यूटन को इतिहास के सबसे बड़े जीनियस क्यों समझते थे? क्या वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बस हम्बल बनने की कोशिश कर रहे थे? जिस तरह जब हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रेटेड चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन से पूछा गया कि बेस्ट कौन है, तो उसने खुद का नाम स्किप करके अपने इंस्पिरेशन गैरी कैस्परोव का नाम बता दिया। I think Gary is the best of all times. और क्या हमें बचपन में जो कुछ भी ग्रेविटी के बारे में सिखाया गया, क्या वो सब कुछ गलत था? वेल फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एग्जैक्टली यही जानेंगे कि क्यों हमें आज भी न्यूटन की थियरीज पढ़ाई जा रही है जबकि दुनिया जानती है कि वो इनकम्प्लीट है। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, उसके मैथमेटिक्स और उसके एक्सप्लेनेशंस में एग्जैक्टली क्या क्या गड़बड़ियां थी जो कि आइंस्टाइन ने देखी और उसे फिक्स की। इवन हम ये भी जानेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट जो आइंस्टाइन की ग्रेविटी को विजुअलाइज करवाने के लिए दिखाया जाता है, कैसे ये मिसलीडिंग हो सकता है, जिस वजह से आप ग्रेविटी को ठीक से ग्रास्प नहीं कर पा रहे। और अंत में आइंस्टाइन ने न्यूटन में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने उन्हें खुद से बड़ा जीनियस बताया। ये सब एकदम रैशनली कंसिडर करके हम बेहतर जज कर पाएंगे कि दोनों में से ज्यादा बड़ा जीनियस कौन था। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपकी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को भयंकर तरह से चैलेंज करने वाला है। तो चले शुरू करें। आज से 400 साल पहले 1633 में रोमन चर्च ने गैलीलियो गैलीलाई को धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने अपने साइंटिफिक आइडियाज को प्रमोट करना बंद नहीं किया तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। गैलीलियो की खोजें बाइबल में लिखी बातें और उस वक्त की मान्यताएं को गलत प्रूफ कर रही थी। उस वक्त लोग ऐसा माना करते थे कि हमारी पृथ्वी सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है और सूरज और बाकी के ग्रह इसके चक्कर काटते हैं। इस मॉडल को जियोसेंट्रिज्म कहते हैं। मगर गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से खुद जुपिटर के 4 चांद देखे थे जो जुपिटर के चक्कर लगा रहे थे। इसका मतलब सब कुछ पृथ्वी के आसपास नहीं घूम रहा। वीनस के अलग अलग फेजेस भी देखे थे, जिसका मतलब वो भी सूरज के आसपास ही घूम रहा है। यह डायरेक्ट प्रूफ था कि कोपरनिकस का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सही हो सकता है और चर्च गलत। पर चर्च को यह सच मंजूर नहीं था और इसीलिए गलत नॉलेज फैलाने
और धर्म के विरुद्ध जाने के जुर्म में 1633 में गैलीलियो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। We declare that you, Galileo Galilei, we condemn you to formal imprisonment in this holy office at our pleasure. उन पर रिसर्च पब्लिश करना, किताबें लिखना और साइंस पढ़ाने सब पर बैन लगा दिया गया और 1942 में सच बोलने की सजा भुगतते भुगतते उनकी मौत हो गई। मगर वो कहते हैं ना, सच्चाई को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, कभी छुपती नहीं। इसे संयोग कहो या फिर क्या, ठीक उसी साल 1642 में, वो भी एग्जैक्टली क्रिसमस के ही दिन, एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो इस दबी हुई सच्चाई को सभी के सामने लाकर ही रहेगा। मानो जैसे गैलीलियो ने एक जन्म ले लिया था, एक अलग शरीर में, क्योंकि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिंकनशायर काउंटी में जन्मे आइजैक न्यूटन थे। सर आइजैक न्यूटन इतिहास के एक ऐसे मुकाम पर जन्मे थे जब साइंस जैसे सब्जेक्ट की बस ABC की ही शुरुआत हुई थी। न्यूटन एक ट्रबल्ड फैमिली से थे। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके अनपढ़ किसान पिताजी की मौत हो गई थी। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मां ने एक ऐसे पैसे वाले आदमी के साथ शादी कर ली जो न्यूटन को अपनाना तक नहीं चाहते थे। न्यूटन का पूरा बचपन इसी वजह से अपने मां के गैर मौजूदगी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गुजरा और इस फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट ने ही शायद उन्हें वो सदमा दिया जिसने उनकी पर्सनालिटी को बहुत ही अलग बना दिया। एकदम अलूफ रहना, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, चीजों को पकड़ कर रखना, एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव, बदला निकालना, ये कुछ डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स है न्यूटन के जो आप उनकी बायोग्राफीज में जगह जगह देखोगे। जैसे उन्होंने बाद में अपने सिंस की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने टीनेज के थॉट्स को बयां किया था। उसमें उन्होंने ये लिखा कि एक पॉइंट पर वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्हें अपनी मां और अपने स्टेप फादर को जला देने तक के थॉट्स आ रहे थे। बट एनीवे, उनकी मां का कुछ ही सालों में डाइवोर्स हो गया और वो वापस से न्यूटन के साथ रहने चली आई। 15 साल की उम्र में वो न्यूटन की पढ़ाई को छुड़वाकर खानदानी जमीन में खेती कराने के लिए लगाना चाहती थी, पर न्यूटन तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। इनफैक्ट खेती बाड़ी करते समय भी वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व किया करते। उनके स्कूल के हेडमास्टर ने न्यूटन में हुनर देखकर उनकी मां को कन्विंस किया कि वो उन्हें पढ़ाई करने कैम्ब्रिज भेजे, जहां से ही न्यूटन के ग्रेटनेस की जर्नी की शुरुआत होती है। मतलब न्यूटन के सक्सेस में उनके हेडमास्टर का कितना बड़ा हाथ था, उनकी काबिलियत पहचान कर उन्हें सही डायरेक्शन देने में। अब सोचो, अगर आज के हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही मेंटोर्स मिले तो। आफ्टर ऑल, IIT या नीट क्रैक करना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक जुनून होता है। हर दिन नई थियरीज को एक्सप्लोर करना, फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना और एक ही न्यूमेरिकल को मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व करना, यह सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक मिशन है। और इसीलिए देश के फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की इसी मेहनत का सम्मान करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ, देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल, सिर्फ आपके लिए 1 मार्च शाम के 7 बजे YouTube लाइव पर। लास्ट ईयर का अनअकैडमी आरंभ पर्सनली मैंने भी अटेंड किया था, तो इस बार का इवेंट और भी धमाकेदार होने वाला है। इंडिया के मोस्ट लव्ड क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह एक बड़ा सरप्राइज रिवील करने वाले हैं। इवेंट में आपके फेवरेट एजुकेटर्स और JEE नीट टॉपर्स भी होने वाले हैं। प्लस थोड़ा ह्यूमर ऐड करने के लिए इस इवेंट को कॉमेडियंस रवि गुप्ता और सुनील ग्रोवर भी अटेंड करने वाले हैं। इस इवेंट में गेम ऑफ ज्ञान साइंस क्विज भी होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं प्राइजेस वर्थ लैक्स। पिछले साल एक एस्पिरेंट को थार मिली थी और इस बार कई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स होने वाले। तो अगर आप भी एक IIT या नीट एस्पिरेंट हैं तो 1 मार्च शाम को 7 बजे अनअकैडमी आरंभ लाइव जरूर देखना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, नोटिफाई मी पर क्लिक करना। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैम्ब्रिज में ऐसा क्या हुआ जिससे न्यूटन की ग्रेटनेस की जर्नी की शुरुआत हुई। कॉलेज में एंटर करते ही वो कुछ ही दिनों में ये समझ गए कि यहां पर तो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे एरिस्टोटल के जमाने की फिजिक्स। एरिस्टोटेलियन फिजिक्स के हिसाब से ग्रेविटी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हर एक ऑब्जेक्ट की बस एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो एक नॉन रेस्टेड स्टेट से रेस्टेड स्टेट में आए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बॉल को छोड़ने पर वो नीचे जमीन पर गिरकर स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की। अब मैं आपको एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूं, इसका जवाब देना मुझे। मैं 2 बॉल्स लेता हूं, एक बड़ा ज्यादा मास वाला और दूसरा कम मास वाला। अब ऊपर से एक साथ छोड़ने पर कौन सा बॉल पहले नीचे गिरेगा? आपका कॉमन सेंस क्या बता रहा है? वेल, एरिस्टोटल के हिसाब से जिस बॉल का जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी ज्यादा स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की टेंडेंसी होगी और इसीलिए ज्यादा मैसिव बॉल
पहले नीचे गिरेगा। बट न्यूटन को यह बात हजम नहीं हो रही थी। अच्छा, न्यूटन को उस जमाने के एरिस्टोटेलियन फिजिक्स की एक बात हजम नहीं हो रही थी। दावा कि एक ऑब्जेक्ट को आगे मूव होते रहने के लिए कांस्टेंट फोर्स की जरूरत होती है। फोर्स लगाना बंद तो ऑब्जेक्ट का मूव होना भी बंद और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि रिमेंबर हर ऑब्जेक्ट के पास तो नेचुरल टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की। यानी कि एरिस्टोटल के लिए इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। सो नो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट और नो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। अब न्यूटन को क्यों ये नहीं जम रहा था? क्योंकि उन्हीं की एक इंस्पिरेशन गैलीलियो ने 1589 में ऑलरेडी लीनिंग टावर ऑफ पीसा में से एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि दो बॉल्स को एक साथ फेंकने पर दोनों बॉल्स वाकई में एक ही साथ नीचे गिरते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। सो ऑब्जेक्ट्स के मास का ज्यादा या कम होने का नीचे पहले गिरने पर ज्यादा कोई लिंक नहीं है। और इसीलिए सच्चाई की अकेले खोज करने के जुनून में न्यूटन मॉडर्न आइडियाज वाले साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस, डिकार्ट्स, कैवेलरी की किताबें सेल्फ स्टडी करने लगे। जस्ट इमेजिन, आप कॉलेज पढ़ने गए और कुछ ही दिनों में आप समझ गए कि ये तो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे और खुद की ही पढ़ाई खुद ही करने लग गए। ऐसी सोच वाले साइंटिस्ट कुछ अलग ही कर दिखाते हैं। उन्होंने एक स्पेशल नोटबुक भी बनाई थी, क्वेश्चने क्वाइडम फिलोसफिके के नाम से, जिसका मतलब है सर्टेन फिलोसफिकल क्वेश्चंस, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात लिखी थी। एरिस्टोटल मेरे दोस्त है, प्लेटो मेरे दोस्त है, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड है सच्चाई। अपने यूनिवर्सिटी डेज में 4 सालों तक सेल्फ स्टडी करने के बाद न्यूटन को मोशन और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हासिल होने लगी। न्यूटन ने जब चीजों को नीचे गिरते हुए देखा तो उनके दिमाग में 2 पावरफुल थॉट्स आए और दोनों थॉट्स ने आगे जाकर 2 बड़े इन्वेंशंस किए। पहला थॉट, यार ये जो चीजें नीचे की तरफ गिरती है ना, क्या ये टेंडेंसी कोई फोर्स की वजह से है? और कहीं यही सेम फोर्स हमारे चांद को अर्थ के ऑर्बिट में बनाए तो नहीं रखा हुआ है? उस समय तक केपलर के लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन्वेंट हो चुके थे और इसीलिए न्यूटन को यह तो पता था कि चांद पृथ्वी के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, बट किसी को यह नहीं पता था कि आखिर क्यों। बस फॉर सम रीजन ये अज्यूम कर लिया गया था कि घूमता है। सो न्यूटन को बस किसी तरह ये प्रूफ करके दिखाना था कि जो फोर्स एप्पल को नीचे गिरा रही है वही फोर्स चांद को भी पृथ्वी के अराउंड घुमाए रख रही है। और इसी तरह ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ। अब ये आइडिया उस वक्त ना एरिस्टोटल के जमाने के फिलोसोफर्स और ना गैलीलियो ना कोपरनिकस किसी को भी कभी नहीं आया कि एक फोर्स जो 2 ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है वो चांद को अर्थ के अराउंड कैसे घुमा रही है। चांद अर्थ से क्रैश क्यों नहीं हो जाता? वेल, इसे न्यूटन के ही एक थॉट एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स कैनन बॉल के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप पृथ्वी से कैनन बॉल कम फोर्स से शूट करोगे तो पृथ्वी उसे नीचे अट्रैक्ट कर लेगी और वो नीचे गिर जाएगा। और वहीं पर अगर आपने बहुत ही फोर्स से उसे शूट किया तो वो सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए स्पेस में उड़ जाएगी, जैसे रॉकेट्स उड़ जाते हैं। बट अगर आपने ठीक उतना ही फोर्स लगाया कि अर्थ उसे नीचे जमीन पर भी ना खींच पाए और उसमें फॉरवर्ड एक्सेलरेशन भी उतना नहीं है कि वो सीधा स्पेस में ही उड़ जाए, तो वो हमेशा के लिए बस नीचे गिरता ही चला जाएगा पर कभी भी पृथ्वी के ग्राउंड को टच नहीं करेगा। इसे ही उन्होंने एक ऑर्बिट कहा कि जो फोर्स चीजों को नीचे गिरा रही है वही चांद को भी अर्थ के अराउंड घुमा रही है। बस उन्हें अब इसे मैथमेटिकली प्रूफ करके बताना था। अब वो कैसे करते? जस्ट वेट एंड वॉच। बट उससे पहले दूसरा थॉट जो उन्हें गिरती हुई चीजों को देखकर आया वो ये था कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके नीचे गिरने की स्पीड को तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से। बट प्रॉब्लम यह है कि ये फॉर्मूला तो हमें उस ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने की सिर्फ एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट कराता है। अगर हमें लेट्स से ये पता करना है कि गिरने के एग्जैक्ट 2 सेकंड बाद उस एग्जैक्ट पॉइंट पर एप्पल की स्पीड या वेलोसिटी क्या थी तो उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब इसका जवाब दे पाने के लिए ना उन्होंने लिटरली एक नए किस्म के मैथ को ही इन्वेंट कर लिया जो आज लिटरली 80% फिजिक्स में यूज होता है, कैलकुलस। फिजिक्स इज ऑल अबाउट चेंज एंड कैलकुलस डिस्क्राइब्स चेंज। यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है बदलाव। कैलकुलस एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो उन्हीं बदलावों को ध्यान में रखकर प्रेडिक्ट करता है कोई चीज कैसे इवॉल्व होगी। कैलकुलस मोशन को डिस्क्राइब करता है, जैसे ये इक्वेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कैलकुलस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करता है, जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। कैलकुलस जनरल रिलेटिविटी को डिस्क्राइब करता है, जैसे आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन।
कैलकुलस क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करता है, जैसे श्रोडिंगर्स इक्वेशन में कैलकुलस थर्मोडायनामिक्स को भी डिस्क्राइब करता है, और भी बहुत बहुत कुछ। सो न्यूटन ने बेसिकली पृथ्वी पर हो रहे मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना सीख लिया था। अब उन्हें बस स्पेस में हो रहे प्लैनेट्स के मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना सीखना था, ताकि वो प्रूफ कर सके कि ग्रेविटी पृथ्वी पर और पूरे यूनिवर्स में सेम तरीके से काम करती है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। और फिर कुछ सालों की मेहनत के बाद फाइनली उन्होंने फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मून के मोशन और केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट को कोरॉबरेट करके ग्रेविटी का यूनिवर्सल लॉ डेवलप कर ही लिया, जो है ये इक्वेशन, जिसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अब एक पॉइंट टू नोटिस, ये यूनिवर्सल इक्वेशन भले ही न्यूटन ने डेवलप किया हो, मगर इनवर्स स्क्वायर लॉ का आइडिया पुराना था, जिसके लिए न्यूटन ने बुलियार्डिस और बोरेली को क्रेडिट दिया, जो कि पहले ही ये हाइपोथेसाइज कर चुके थे कि सूरज से एक फोर्स है जिसका इंपैक्ट हर स्क्वायर डिस्टेंस में आधा होते जाता है। पर कोई भी इन आइडियाज को न्यूटन की तरह कनेक्ट करके मैथमेटिकली प्रूफ करके नहीं बता पाया था। ओनली न्यूटन कुड डू इट बिकॉज़ ही वाज अ मैथमेटिकल जीनियस। और इससे हमें एक और एक चीज सीखने को मिलती है। साइंटिफिक डिस्कवरीज में मेरे हिसाब से 60% इमेजिनेशन और आइडियाज का रोल होता है, और 40% मैथ का, जो उस आइडिया को प्रूफ करने में हेल्प करता है। आइडिया डायरेक्शन देता है और मैथ वहां तक चलाता है। और इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो अपने इमेजिनेशन को कभी भी स्टॉप होने मत देना। इन्हीं लर्निंग से न्यूटन ने फिर अपने 3 लॉज ऑफ मोशन को भी अपने प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक में पब्लिश किया, along with the concept of gravity। इस बुक ने मॉडर्न फिजिक्स का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया कि न्यूटन की ये किताब साइंस की बाइबल की तरह हो गई, और न्यूटन अपना काम करके हंसी खुशी 31 मार्च 1727 को चल बसे। अब न्यूटन के जाने के बाद शुरुआत में तो साइंटिस्ट न्यूटन के मॉडल को प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए अच्छे से यूज कर पा रहे थे। न्यूटन की थियरी में दरारें दिखनी तब शुरू हुई जब एक छोटे से प्लैनेट मर्क्यूरी न्यूटन के कायदे कानूनों को ओबे नहीं कर रहा था। न्यूटोनियन मॉडल से मर्क्यूरी का ऑर्बिट प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा पा रहा था। हर बार अप्रॉक्सीमेटली 43 आर्क सेकेंड्स पर सेंचुरी से कैलकुलेशंस गड़बड़ा जा रहा था। कहीं कोई हिडन प्लैनेट तो नहीं था जिसकी ग्रेविटी मर्क्यूरी के साथ इंटरफियर करके ये कैलकुलेशन को गड़बड़ा रही थी। ऐसा ही कुछ 1846 में अर्बेन लेवेरियर को लगा, जिन्होंने एक मिसिंग प्लैनेट वल्कन के नाम से प्रपोज किया। मगर ये मिसिंग प्लैनेट वल्कन कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, और इसी वजह से इस कैलकुलेशन मिस्टेक के चलते न्यूटन की थियरी पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए। तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? कुछ नहीं। ये शब्द थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक टीचर के, जो आइंस्टाइन के ढीठ एटीट्यूड से परेशान हो गए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को आज पूरी दुनिया जीनियस जरूर समझती है, बस जब वो बच्चे थे तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा। वेल, आइंस्टाइन का बचपन काफी इंटरेस्टिंग रहा। 4 साल की उम्र तक तो उन्होंने बात करना भी नहीं सीखा था। उनके पेरेंट्स तो डर गए थे कि इसे कोई स्पीच डिफेक्ट तो नहीं है। इवन आज भी जो बच्चे लेट तक नहीं बोलना सीखते, उन्हें आइंस्टाइन सिंड्रोम है, ऐसा कहा जाता है। बचपन में आइंस्टाइन एकदम शांत, खोए खोए से बच्चे थे, जो अपनी दुनिया में ही डे ड्रीमिंग किया करते। वो पढ़ाई में तो एवरेज थे, लेकिन उन्हें स्कूल का रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट और अननेसेसरी रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो स्कूल को एक जेल की तरह समझते थे, जहां पर बच्चों को नैरो माइंडेड बनाया जाता है और उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को दबाया जाता है। इसी एटीट्यूड की वजह से कुछ टीचर्स उन्हें पसंद नहीं करते थे। बट जहां पर आइंस्टाइन को मेमोराइजेशन नहीं पसंद था, उन्हें क्यूरियस सवाल पूछना, थॉट एक्सपेरिमेंट्स करना और मैथ सीखने का बहुत ही शौक था। और इसीलिए 12 साल की उम्र तक उन्होंने खुद को कैलकुलस जैसे एडवांस मैथ और ज्योमेट्री भी सिखा दिया था। 12 से 14 की उम्र तक तो उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था, जैसे साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करना, एकोस को टाइम करके, मॉडल फ्लाइंग प्लेन्स और स्टीम इंजन बनाना। उसी दौरान एक सवाल था जो उन्हें बहुत ही परेशान किया करता, और जो ही आगे जाकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उन्हें लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेट करता था, और इसीलिए वो अक्सर सोचा करते थे कि अगर वो किसी तरह अपने आप को एक लाइट बीम में कन्वर्ट कर दे और पूरे ब्रह्मांड में घूमे, तो उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखाई देगा, ये यूनिवर्स कैसा दिखाई देगा। वंस अगेन, इमेजिनेशन। इवन टाइम के बारे में भी वो बहुत सोचते थे कि ये समय फंडामेंटली ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहता है।
अब उस समय के हालातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें समझेगा कि आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनने का ही इंस्पिरेशन कहां से मिला। उस वक्त दो फिजिक्स की थियरीज हमारे रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग की रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी। एक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और दूसरा मैक्सवेल के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1960s में दिए थे, और जो ये रिवील करते हैं कि लाइट और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इनके लॉज लाइट के मोशन और प्रोपोगेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब उस वक्त ये प्रूफ तो नहीं था, बट मैक्सवेल के इक्वेशंस ये इशारा कर रहे थे कि लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए हमेशा कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, फिर चाहे कोई ऑब्जर्वर मोशन में हो या फिर वो स्टैटिक हो। अच्छा, इसे एग्जाम्पल से समझो। लेट्स से आप एक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और आपके सामने एक स्पेसशिप स्टिल खड़ी है। अब अगर आप उस 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट होते स्पेसशिप से एक लाइट बीम शाइन करोगे, तो इस ऑब्जर्वर स्पेसशिप को लाइट की स्पीड कितनी मेजर होगी? वेल, न्यूटन का कॉमन सेंस कहेगा लाइट की अपनी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्लस स्पेसशिप की अपनी वेलोसिटी जो कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, इज इक्वल टू 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। है ना सिंपल? I mean, अगर आपने एक मिसाइल लॉन्च किया होता 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो मिसाइल की वेलोसिटी स्पेसशिप की वेलोसिटी को ऐड होती है और नेट वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अच्छा, मैं यहां पर स्पीड और वेलोसिटी को जानबूझ के इंटरचेंज कर रहा हूं ताकि ज्यादा लोगों को समझ में आए, बिकॉज स्पीड एक ज्यादा कॉमन वर्ड है। ये सिंपल न्यूटोनियन रिलेटिव मोशन है कि 2 स्पीड्स ऐड होने चाहिए, बट लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑब्जर्वर को लाइट की स्पीड कांस्टेंट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही दिखाई देगी। इनफैक्ट लाइट की स्पीड हमेशा हर ऑब्जर्वर के लिए हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैक्सवेल के इक्वेशंस एक और एक इंटरेस्टिंग दावा कर रहे थे कि एक बीम ऑफ लाइट को किसी इनविजिबल मीडियम से ट्रैवल करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स एयर के मीडियम से ट्रैवल करते हैं ना, वैसे ही लाइट किस मीडियम से ट्रैवल करती होगी? वेल, इस मीडियम को उस दौरान नाम दे दिया गया लुमिनिफेरस ईथर या सिंपली ईथर। बट प्रॉब्लम यह थी कि ईथर होता भी है कि नहीं, इसे किसी ने देखा ही नहीं था और ना ही किसी ने प्रूफ किया था, जिसको फिर 1987 में प्रूफ करने की कोशिश 2 अमेरिकन फिजिसिस्ट एल्बर्ट ए माइकलसन और एडवर्ड डब्ल्यू मॉर्ले ने की। एंड टू देयर सरप्राइज वो एग्जिस्टेंस प्रूफ करने चले थे, बट उन्होंने प्रूफ किया कि ईथर जैसा कोई मीडियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और यस, मैक्सवेल के दावे को भी सही साबित कर दिया कि लाइट की स्पीड इंडीड सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम ही रहती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में कैसे प्रूफ किया गया और इन सारे इवेंट्स के बीच में की पूरी डिटेल स्टोरी मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, जिसे आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल्ड पर्सपेक्टिव चाहिए तो। अभी के लिए बस हम मेन पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे। अब हम फाइनली इतिहास के उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर न्यूटन की थियरीज को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो गए। अगर न्यूटन कहता है कि सारा मोशन रिलेटिव है, यानी कि वेलोसिटीज ऐड होती है, जैसे हमने पहले स्पेसशिप वाले एग्जाम्पल में देखा, तो मैक्सवेल के दावों पर खरे उतरकर माइकलसन और मॉर्ले ने कैसे यह प्रूफ कर लिया कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट ही है? क्यों वो ऐड नहीं होती बाकी चीजों की तरह? क्या लाइट स्पेशल है? और इसी दौरान होती है इस कहानी में आइंस्टाइन की एंट्री और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत, जिसमें लाइट को आइंस्टाइन ने वो स्पेशल एलिमेंट कंसिडर किया। आइंस्टाइन ने 1905 में इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया, जिसने फिजिक्स कम्युनिटी की दिशा को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पेपर का नाम था इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, और इस पेपर में उन्होंने बेसिकली पूरे ईथर के कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ उन्होंने न्यूटन के लॉज के भी कुछ ग्लेरिंग फॉल्ट्स पर उंगली उठा ली। इस पेपर में बेसिकली आइंस्टाइन ने ईथर को आउट करके उसे एक बहुत ही न्यू और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट स्पेस टाइम से रिप्लेस कर दिया। बेसिकली ये जो हम आसपास और यूनिवर्स में हर जगह जो स्पेस देख रहे हैं ना, वो सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि वो स्पेस टाइम है, जो 3 dimensions ऑफ स्पेस और 1 dimension ऑफ टाइम का बना हुआ है। स्पेस और टाइम आपस में फंडामेंटली जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल है। देयर कैन बी नो स्पेस विदाउट टाइम एंड नो टाइम विदाउट स्पेस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मॉडल। अब ये एक टोटली ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया था जो न्यूटन की थियरी के अगेंस्ट जा रहा था।
इनफैक्ट आगे चलकर तो आइंस्टाइन एक के बाद एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और थियरीज पब्लिश करेंगे जो न्यूटन की थियरी की इनकम्प्लीटनेस को एक्सपोज करेंगे। सो आखिर क्या थे वो आइडियाज? सो चलो अब इसके आगे ना हम स्टोरी से हटकर डायरेक्ट 1-on-1 कंपैरिजन करेंगे न्यूटन वर्सेस आइंस्टाइन की दुनिया देखने के नजरिए को, क्योंकि कई बार तो ये दोनों साइंटिस्ट के व्यूज एकदम ऑपोजिट लगते हैं। स्कूल में हमें न्यूटन के लॉज सिखाते हैं, बट फिर आगे चलकर आइंस्टाइन क्यों बोलते हैं कि न्यूटन गलत है? हमें किसको ट्रस्ट करना चाहिए आफ्टर ऑल? और आइंस्टाइन ने न्यूटन के आइडिया को चैलेंज करते हुए कहा था कि एप्पल तो नीचे गिरता ही नहीं है, बल्कि जमीन एक्सेलरेट कर रही है। सो जमीन आखिर चारों बाजू से एक्सेलरेट कैसे कर सकती है? अच्छा, अब बहुत ही कम लोगों को यह भी पता होगा कि दो किस्म की ग्रेविटीज होती है, एक रियल और एक फेक। और आप और मैं जो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं वो फेक ग्रेविटी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही फैसिनेटिंग है, एंड डोंट वरी, ये सारे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स को जो हमारी रियलिटी को बनाते हैं मैं सीरीज के अगले और आखिरी वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा, और इतना सिंप्लीफाइड तरीके से कि इवन अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो भी आपको इंट्यूटिवली समझ में आ जाएगा। अगला पार्ट विद इन अ वीक आ जाएगा। सी यू वेरी सून। जय हिंद।